guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग आ गए हैं एंड आपकी इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी है। आज हम लोग सुनाने वाले हैं अभी तक की आप लोगों की सबसे फेवरेट वीडियो टोना टोटका का पार्ट 2। एंड इसी पार्ट में पता चलेगा कि अगर रियल कल्प्रिट मामी जी नहीं थी तो कौन था। अच्छा, बाय द वे, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो एंड इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप लोगों को बता दें कि पार्ट 1 देख लेना, क्योंकि बिना पार्ट 1 देखे ये पार्ट समझ में नहीं आने वाला है। एंड पार्ट 1 बहुत अच्छा है, तभी तो वो आज तक का हमारे चैनल का सबसे ज्यादा हिट वीडियो है। हाँ, मेरे बर्थडे सीरीज को छोड़ दिया जाए तो। खैर, पार्ट 2 की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो पार्ट 1 में रानी हम लोगों ने देखा था कि कैसे नरगिस जाती है बनारस में एक अघोरी बाबा के पास एंड वहां जाकर के उसे पता चलता है कि जो भी क्रियाकर्म हो रहे हैं, कर्मकांड हो रहे हैं, उसके पीछे तो मामी जी का हाथ है ही नहीं। तो अगर हाथ है तो किसका है? अब नरगिस के दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगा, उसके नाना जी के मौत का, नानी जी के मौत का, वो जो 6 महीने कोमा में रही थी, वो सारा सिनेरियो उसे याद आ रहा था। और वो ये सोच रही थी कि आखिर कौन हो सकता है जो नरगिस और उसके परिवार से इतनी ज्यादा नफरत करता है, जो कि उन लोगों के जान का दुश्मन बना हुआ है। नरगिस के परिवार वालों ने तो कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो आखिर ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया है। अब नरगिस को ये नहीं समझ में आ रहा था कि रियल कल्प्रिट को पकड़ा जाए भी तो कैसे पकड़ा जाए। हालांकि नरगिस को इस चीज की श्योरिटी थी कि जो भी कल्प्रिट है ना, वो तो उसके मामी जी के ही बहुत ही ज्यादा करीबी होगा। तभी मामी जी के ब्लाउज को जब नानी जी ले गई थी बाबा के पास, तब बाबा ने कहा था कि यही है रियल कल्प्रिट। लेकिन सोचने वाली बात यह है रानी की जो रियल कल्प्रिट है वो कितना ज्यादा शातिर है, जिसे एक बाबा भी नहीं पकड़ पाए। और सारी शक की उंगली किसके ऊपर उठ गई? मामी जी के ऊपर उठ गई। नरगिस को यह समझ में आ गया था कि रियल कल्प्रिट को पकड़ना है तो मामी जी के आसपास ही रहना होगा। और नरगिस अब डिसाइड करती है कि वो अपने पति और अपनी 1 साल की बेटी को छोड़ करके मामी जी के घर पे रहने जाएगी। हालांकि ये बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि मामी जी, मामा जी और नरगिस के बीच का रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। 7 सालों से वो लोग आपस में मिले जुले भी नहीं थे। और लास्ट टाइम जब नरगिस उन लोगों के पास गई थी तो उन लोगों का रवैया नरगिस के टुवर्ड्स बहुत ही ज्यादा ठंडा था। अब नरगिस ये सोच रही थी कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे मेरी आत्मसम्मान टूट करके चकनाचूर ही क्यों ना हो जाए, मैं जाऊंगी और मामी जी के घर पे रहूंगी। यहाँ नरगिस की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जान रही थी कि वो कौन से मौत के कुएं में घुस रही है और कौन सा बड़ा खतरा अपने साथ मर रही है। लेकिन बेचारी के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उसने आंखों के सामने उस टोने टोटके के कारण अपने नाना जी की मौत देखी है, अपनी नानी को तड़पते हुए देखा है। इनफैक्ट उसकी जो हालत हुई थी और टोना टोटका जो उसके सैनिटरी पैड में किया गया था, ओ माय गॉड, उससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। लोगों की इतनी गंदी सोच कैसे हो सकती है। अब नरगिस को ये पता तो चल चुका था कि कल्प्रिट जो भी हो, हमको मामी के घर तो जाना ही होगा और वहीं पर रह के 24 घंटे हमको मामी के ऊपर नजर तो रखना ही होगा, क्योंकि घर बैठे बैठे हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर ना नरगिस को ये भी पता था कि नेक्स्ट टारगेट मेरे फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है, मेरी बेटी हो सकती है, मेरा पति हो सकता है, मेरे पापा या फिर मेरे भाई भी हो सकते हैं। इसलिए नरगिस ने क्या सोचा कि हम खुद की जान पे खेल के ये कदम उठाते हैं। यहाँ नरगिस के पति ने नरगिस को बहुत रोकने की कोशिश की और समझाते हुए ये कहा कि तुम अपनी मामी के घर मत जाओ, मैंने लगभग एक बार तो तुम्हें खो ही दिया था, अब दोबारा से मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। पर यहाँ पर नरगिस ने अपने पति को समझाते हुए ये कहा कि तुम टेंशन मत लो, बनारस में जिस बाबा से मैं मिली थी ना, उनसे मैंने अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से बंधवा लिया है, मेरी जान को कोई भी खतरा नहीं है, मैंने सोच समझ के ही ये डिसीजन लिया है। तो अब मुझे अपने डिसीजन को और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने दो। और ऐसा कह के ही वो तुरंत से मामी के घर चली जाती है और अपने पति को बस कहती है कि मेरे पीछे से मेरे भाई, मेरे पापा, इनफैक्ट मेरी बच्ची और मेरे जो भी सास ससुर है उनका ख्याल रखना। यहाँ पर औरत की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सही बात है, दुनिया में औरत जैसे स्ट्रॉन्ग क्रिएचर कोई नहीं हो सकता है। नरगिस जो कि 6 महीने एक काला जादू के कारण कोमा में रह
करके लौटी थी, फिर भी उस लड़की में इतनी हिम्मत थी। वो मामी के पास जाती है, उनका दरवाजा नॉक करती है और जैसे ही मामी जी दरवाजा खोलती है ना, नरगिस को अपने दरवाजे पर खड़ा देख उनके चेहरे का तो मानो रंग ही उड़ गया था। मामी जी नरगिस को बोलती है, क्या बात है नरगिस, तुम दोबारा यहाँ पर आ गई? मामा जी घर पे नहीं है, वो कभी आएंगे तब तुम उनसे दोबारा मिल लेना। और ऐसा कह के मामी जी दरवाजा सटाने लगती है। जैसे ही मामी जी दरवाजा बंद करने लगती है, नरगिस बीच में हाथ रख देती है और बोलती है, अरे मामी जी इतनी जल्दी क्या है, मैं मामा जी से पहली बार नहीं मिल पाई थी ना, इसीलिए अब मैं ज्यादा दिन के लिए आई हूँ और अब तो मामा जी के पास कोई बहाना भी नहीं है मुझसे नहीं मिलने का। और ऐसा कहते कहते नरगिस अपनी ट्रॉली बैग के साथ मामी के घर के अंदर घुस जाती है और सोफे पे जाकर के बैठ जाती है और मामी जी से कहती है, तो मामी जी इस बार ना मेरी परीक्षा इसी शहर में पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि किसी होटल, हॉस्टल या दोस्त के घर पे रहने से बेहतर है कि मैं अपने मामा मामी के घर ही रह लूं। क्यों, ठीक सोचा ना मैंने। मामी जी बेचारी को अब हाँ कहने का तो मन नहीं था, पर अब बेचारी कह भी क्या सकती थी। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक ही किया है, लो ये गेस्ट रूम में जाओ, अपना सामान वामान रख लो। अच्छा आप लोग बताओ, आपके घर पे अगर कोई आता होगा तो एटलीस्ट आप लोग चाय पानी तो पूछते ही होगे ना। मामी जी ने नरगिस को चाय पानी के लिए भी नहीं पूछा, लेकिन अब बेचारी नरगिस ने सोच ही लिया था कि शर्म लाज बेच देना है और शर्म लाज बेच करके इस घर में रहना है। वो खुद से किचन में जाती है, चाय बनाती है, पीती है, अपनी थकावट को दूर करती है और अब बस वो मामा जी के आने का वेट कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नरगिस के मन में ये उम्मीद थी कि जैसे ही मामा जी उसे देखेंगे ना, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। मामा जी घर आते हैं, नरगिस दौड़ के मामा जी के पास जाती है, उनके पांव छूती है, लेकिन नरगिस को देखने के बाद मामा जी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उल्टा वो उसको देख करके शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे नरगिस तू यहाँ, क्या हुआ, ससुराल वालों ने तुझे भगा दिया क्या? नरगिस को मामा जी के ऐसे रिप्लाई की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नरगिस ने कुछ नहीं कहा। मामा जी की ऐसी बात सुन करके नरगिस की बोलती तो बंद हो गई। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मामा जी से आगे बात करे भी तो क्या करे। खैर जो भी हो, अब एक एक दिन गुजारना उस घर में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मामी जी हो, मामा जी हो या फिर मामी मामा के बच्चे हो, कोई भी नरगिस से बात नहीं करता था। खैर नरगिस भी जिस काम के लिए आई थी वही काम पर ध्यान दे रही थी। 24 घंटे वो घर के हर एक शख्स पर नजर रखती थी, कौन कब बाहर जाता है, कितने देर के बाद घर आता है, कहां पर घर में वियर्ड चीजें देखने को मिल रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ना उसने सबूत इकट्ठा करने भी स्टार्ट कर दिए थे। फॉर एग्जाम्पल मामी जी की बिलोंगिंग। लेकिन नरगिस वो गलती बिल्कुल नहीं करना चाहती थी जो गलती नानी जी ने की थी। नानी जी ने क्या किया था, मामी जी का ब्लाउज चोरी कर लिया था झाड़ फूक वाले बाबा को दिखाने के लिए। लेकिन नरगिस ने यहाँ पर दिमाग लगाया और मामी जी की कांच की चूड़ी जो कि फूट गई थी और मामी जी ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था, नरगिस ने जाकर के उस चूड़ी का टुकड़ा उठा लिया था और उसे संभाल करके रख दिया था। बच्चों के पेंसिल्स, बच्चों की शार्पनर उसने धीरे से चोरी कर ली थी। बच्चों की चीजें क्यों चोरी की थी मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन नरगिस ने यह कहा कि दीदी जैसा जमाना चल रहा है ना, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो कोई भी चूक नहीं करना चाहती थी। मामा जी के सॉक्स जो कि पुराने हो गए थे, उसका टुकड़ा उसने कैंची से काट लिया ताकि मामी को शक नहीं हो। और काटा भी तो बहुत प्रिसाइजली नहीं काटा, लाइक थोड़ा ऐसा काटा जैसे चूहे ने कुतर दिया हो। और अब नरगिस हर एक इंसान पर ध्यान देती थी ना कि कौन फ्रिक्वेंटली मामी जी से मिलने आता है, कौन कौन उनकी दोस्त है। लेकिन यहाँ पर नरगिस किस कंक्लूजन पे आती है कि नानी जी जो है, नानी जी बोले तो मामी जी की अपनी माँ, वो फ्रीक्वेंटली बेटी के ससुराल आया करती थी। ये थोड़ा वियर्ड था क्योंकि कोई भी माँ हर हफ्ते अपनी बेटी के ससुराल आकर के नहीं रहती है। इनफैक्ट वो हर सैटरडे संडे आती थी और रहा करती थी। सैटरडे सुबह में आती थी और मंडे को सुबह में जाया करती थी। 2 दिन वो बेटी के ससुराल में गुजारा करती थी। ऐसा नहीं था कि नानी जी के घर, मतलब जो कि मामी जी का मायका है, एंड मामी जी का ससुराल जो कि नानी जी के बेटी का घर है, काफी ज्यादा दूरी थी उसके बीच में, 10 से 15 मिनट की दूरी थी। एंड कौन सी माँ अपनी बेटी के घर आके 2-2 दिन के लिए रहा करती है, वो भी हर हफ्ते। इनफैक्ट नानी जी के घर में उनके 2 जवान बेटे थे, उनके पति थे जो कि काफी ज्यादा बूढ़े थे,
फिर भी उन्हें ख्याल नहीं था कि उनके घर पे खाना कौन बनाएगा, बूढ़े पति को टाइम पर दवाइयां कौन देगा। मतलब इन सब चीजों के कारण ना अब नरगिस का शक नानी जी के ऊपर काफी ज्यादा गहरा हो रहा था। इतना ही नहीं, यहाँ पर नरगिस ने कुछ चीजें और थी जो कि नोटिस की। उसने ये नोटिस किया कि जब भी नानी जी आया करती थी ना, हर संडे 3 घंटे के लिए वो मामी जी को ले जाया करती थी घर से बाहर, और आती थी लौट करके रात के तकरीबन 11 बजे। और मामा जी क्वेश्चन भी नहीं करते थे। अगर हमारे घर से हमारी मम्मी रात के 11 बजे मार्केट से घूम करके आए तो हमारे पापा क्वेश्चंस करेंगे ना, मामा जी कुछ नहीं पूछते थे। इनफैक्ट मामा जी उन दोनों औरतों के लिए खाना वाना भी पका करके रख दिया करते थे। यहाँ पर नरगिस ने सोचा कि हो ना हो, नानी जी थोड़ी सही नहीं लग रही है, तो इनकी भी कोई ना कोई बिलोंगिंग तो मुझे चाहिए। लेकिन क्या? अब नरगिस दिन रात नानी जी के पीछे पड़ी हुई रहती थी। लेकिन इसी बीच उसने क्या किया ना कि नानी जी जिस कमरे में सोती थी, अच्छा आप लोगों को एक चीज तो हम लोग बताने ही भूल गए कि जब जब नानी जी मामी जी के घर आती थी ना रहने के लिए, वो मामी जी के साथ उनके कमरे में सोया करती थी और मामा जी ड्राइंग रूम में सोया करते थे। मे भी जब नरगिस नहीं होगी तो मामा जी गेस्ट रूम में सोया करते थे। नानी जी कभी गेस्ट रूम में नहीं सोया करती थी, वो बिल्कुल मुखिया की तरह रहती थी और घर में प्रिटेंड भी ऐसी करती थी ना जैसे वही इस घर की मालकिन हो। तो नरगिस ने एक दिन मौका पाते ही क्या किया, वो मामी जी के रूम में जाती है और जिधर साइड नानी जी सोती थी ना, वहां तकिए को उसने अच्छे से खंगाला और वहां पर उसे सफेद कलर का एक बाल दिखता है। उसने वो बाल उठा लिया, नानी जी की बिलोंगिंग, ताकि वो अघोरी बाबा से जाकर के चेक करवा ले। और जैसे ही उसने नानी जी का बाल उठाया ना, कुछ देर के बाद नरगिस को कॉल आता है उसके भाई का, और उसके भाई ने बोला कि दीदी जल्दी आ जाओ घर, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। नरगिस को कुछ समझ में नहीं आया। नरगिस ने ना मामी जी को कुछ कहा ना मामा जी को कुछ कहा। उसने अपनी ट्रॉली बैग ली और सीधे भाग गई अपने घर। नरगिस ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और तुरंत से वो अपने घर चली गई। जैसे ही नरगिस घर जाती है, वो क्या देखती है कि उसके आंखों के सामने उसके पापा की बॉडी पड़ी हुई है। उसके सामने तो अंधेरा छा जाता है। 2 मिनट के लिए तो उसे लगता है कि ये क्या हो रहा है, हम कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहे। लेकिन अभी तक नरगिस को ये रियलाइज नहीं हुआ था कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर नरगिस का भाई उसे समझाता है कि बहन, पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब यहाँ पर नरगिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक तो पापा बिल्कुल ठीक थे, उन्हें तो एक बीमारी भी नहीं थी। इनफैक्ट नरगिस के जो पापा थे ना, वो इतने हेल्थ फ्रीक थे कि वो एक दवाई भी अंदर नहीं लेते थे। वो इतने ज्यादा हेल्दी थे, तो उन्हें ऐसी बीमारी जब कुछ थी ही नहीं, तो अचानक सी ऐसी सडन डेथ कैसे हो सकती है। यहाँ पर वो अपने भाई से पूछती है कि बता मुझे डिटेल में कि आखिर पापा की मौत कैसे हुई। तब यहाँ पर नरगिस का भाई बताता है कि पता नहीं दी, सुबह हम बस पापा के पास गए, उनका गेट नहीं खुल रहा था तो हम गेट तोड़े, और जैसे ही अंदर घुसे हम क्या देखते हैं कि पापा अपने बेड से नीचे पड़े हुए हैं और उनके मुंह से पूरी तरह से ब्लड निकल चुका है। इनफैक्ट उनका जितना भी टी शर्ट था वो ब्लड से गीला हो चुका था। जल्दी से हम पापा को लेके हॉस्पिटल गए। वहां जाते जाते डॉक्टर ने तुरंत ही बोल दिया कि आपके पापा की डेथ हो चुकी है, वो भी 3 घंटे पहले। अब यहाँ पर से हम में से बहुत लोगों को ये लग रहा था कि हो ना हो नरगिस के पापा ही ये सारा काला जादू कर रहे हैं, पर यहाँ पर नरगिस के पापा तो खुद विक्टिम बन गए। इनफैक्ट उनकी जान चली गई। अब यहाँ पर अगर आप लोग शक करोगे नरगिस की दादी के ऊपर, यार कोई भी माँ अपने बेटे के साथ इतनी घिनौनी हरकत तो नहीं कर सकती। वो खुद अपने बेटे के लाश के बगल में बैठ के इतना रो रही थी कि पूछो मत। इनफैक्ट उसकी दादी ने तो नरगिस की खुद हेल्प की थी। जब नरगिस मौत के मुंह में थी और जब उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था, तब दादी खुद आई और उसकी जान बचाई। तब दादी ये सारी हरकतें तो नहीं कर सकती। अब यहाँ पर नरगिस ने अपनी मामी के घर में जितनी हरकतें देखी थी ना कहीं उसे शक मामी की माँ के ऊपर ही आ रहा था। यहाँ पर अब नरगिस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि उसके पापा इस टोने टोटके का शिकार हो जाएंगे, वो भी इतने बुरे तरीके से। और जैसे नरगिस के पापा की मौत हुई थी ना,
अब वो बहुत ज्यादा बौखला गई थी। यहाँ पर सबसे पहले नरगिस क्या करती है, अपने आप को थोड़ा शांत करती है, काम करती है और मामी को कॉल लगाकर बस ये न्यूज देने के लिए बात करती है कि अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। और वो जैसी अपनी मामी को ये न्यूज देती है, नरगिस की मामी को क्या लगता है कि शायद नरगिस उनसे पापा की जो भी रिचुअल्स होंगे ना, पूजा पाठ क्रियाक्रम, उसके लिए पैसे मांग रही है। इसलिए नरगिस के मुंह पे उसे डांट के ये बोल देती है कि क्या भिखारन अपने बाप की मौत के लिए पैसे मांगने आई है, हमारे पास एक भी पैसे नहीं है। यहाँ पर नरगिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों की सोच कितनी ज्यादा छोटी हो गई है। हम तो यहाँ पर इन लोगों को बस न्यूज देने गए थे और ये लोग इसके लिए भी इतनी गंदी सोच रख रहे हैं। हे भगवान, इन लोगों का तो बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। नरगिस जैसे तैसे 13वीं तक का वेट करती है, अपने पापा की सारी रिचुअल्स को पूरा करके सीधे भागती है बनारस उसी बाबा के पास। नरगिस का दिमाग इतना काम किया था कि मामी के घर वो जितने सबूत को इकट्ठा की थी ना, वो अपने साथ लेके आई थी और बाबा से मिलते ही वो सारे सामान को बाबा के सामने रख देती है। अब बाबा भी हर एक सामान को अच्छी तरह से देख रहे थे, जांच रहे थे, परख रहे थे, लेकिन सारे सामान को देखने के बाद बाबा जी को ऐसा कुछ खास सबूत मिला नहीं। लेकिन जैसे ही मामी की माँ का जो बाल नरगिस लेके आई थी, वो अपने हाथ पे रखते हैं ना हथेली के ऊपर, बाबा जी का हाथ कांपने लगता है और उनका जो सीना है वो बहुत ज्यादा हेवी उनको फील होने लगता है और वो समझ जाते हैं कि ये जिस किसी का भी बाल है ना, वो बहुत बुरी और बहुत भयंकर काली शक्ति का साक्षात रूप है और कह सकते हो कि चलती फिरती मौत है। और जैसे ही बाबा जी ने उस बाल को टच किया था ना कहीं से उन्हें सिग्नल मिल रहा था कि वो जिस डायन का बाल था वो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। मतलब आप समझो, वो इतनी बड़ी डायन थी, अगर उसकी कोई भी बिलोंगिंग कोई टच करता था, चाहे वो बिलोंगिंग उसकी कटी हुई नेल ही क्यों ना हो, उसे पता चल जाता था। बाबा जी ने बताया, बेटा जिस दिन तूने इस डायन के बाल को उठाया है ना, उसे पता चल गया था, इसीलिए उसने तेरे पापा की जान ली है। नरगिस ने यहाँ पर अपने पापा के भी कुछ बिलोंगिंग्स लिए हुए थे, वो अपने पापा के बिलोंगिंग्स उस अघोरी बाबा को देती है और बोलती है कि बाबा जी ये बताइए कि आखिर मेरे पापा की मौत कैसे हो सकती है, क्योंकि मेरे पापा और उस औरत का कोई रिलेशन नहीं है, ना मेरे पापा उसके घर जाते हैं, ना वो औरत मेरे पापा के घर आती है। तब यहाँ पर अघोरी बाबा बताते हैं कि तुम लोगों ने उसी शहर में जहां पर वो डायन रहती है अपना प्लॉट ले रखा है ना, जो कि तुम्हारे पापा के नाम पर है। तो उस डायन ने क्या किया था ना कि उस प्लॉट की मिट्टी उठा करके उसके मालिक के ऊपर टोना टोटका किया था। मतलब गोश, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, हमें पता है, टोना टोटका भी इतना आगे बढ़ चुका है, हमें नहीं पता था। अब समझ में आता है लोग क्यों कहते हैं कि अपने जमीन के चारों ओर बाउंड्री लगा दो और दरवाजा लगा दो ताकि वहां की मिट्टी कोई ना उठाए। खैर, उस मिट्टी को यूज करके उस डायन ने उसके पापा की जान ले ली थी। काइंड ऑफ उसने नरगिस को सजा दिया था, क्योंकि उसे पता था कि नरगिस किस इरादे से उनके घर आई हुई है। क्योंकि भाई अगर नरगिस शेर है तो वो डायन सवा शेर है। यहाँ पर नरगिस ने अपने शरीर को तो बंधवा लिया था, इसीलिए वो डायन नरगिस का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन नरगिस के सबसे करीबी इंसान की जान उसने ले ली थी। यहाँ पर बाबा जी ने सबसे पहले ताबीज बना करके नरगिस के सारे फैमिली मेंबर्स को दे दिया, ताकि जो बचे हुए फैमिली मेंबर्स है ना, उनकी जान नहीं जाए। यहाँ पर नरगिस को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस डायन का खात्मा करे भी तो कैसे करे, लेकिन कुछ ना कुछ तरकीब तो निकालनी ही थी। अभी देखो, नरगिस के पास कोई उपाय नहीं था कि उस डायन को नष्ट करे, क्योंकि वो इतनी ताकतवर डायन थी ना। मतलब जब पुराने जमाने में जो शिक्षा, सिद्धि और जो भी डायन के लिए प्रक्रिया की जाती है उस लेवल की थी। अघोरी बाबा ने नरगिस से ये भी कहा कि ये कोई मामूली डायन नहीं है जो तुम्हें गली कुछे, गांव, कस्बे या शहरों में ऐसे ही चलते फिरते मिल जाएगी। हजारों डायनों में जो सबसे शक्तिशाली डायन होती है, जिसे एकायन कहा जाता है, ये वही है। और इसने
इतनी भयानक भयानक साधना इकट्ठा करके रखा है ना, इतनी बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं की है कि ये मुझसे भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो मैं इसे खत्म तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इससे सुरक्षित जरूर रख सकता हूं, लेकिन तुम और तुम्हारे परिवार वाले इससे दूर ही रहो, क्योंकि इसकी नजर अब तुम लोगों पर पड़ चुकी है और इसे पता है कि तुम इसके पीछे हाथ धो करके पड़ गई हो। यहाँ पर ना अब नरगिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस एकायन का मुकाबला करे भी तो कैसे करे, क्योंकि अघोरी बाबा ने उसे ये भी बताया था कि जो सैटरडे संडे वो अपनी बेटी को लेकर के जाती थी, इसीलिए जाती थी क्योंकि उसकी कुछ रिचुअल्स होती थी जिसके लिए उसे कब्रिस्तान में जाना पड़ता था। इनफैक्ट उसने जो सिद्धियां की थी ना कब्रिस्तान में, वो मुर्दों का कच्चा फ्लैश भी खाया करती थी। मतलब भाई, डायन बहुत तरह की होती है, लेकिन ये डायन तो कुछ अल्टीमेट ही थी। ये डायन नहीं, चलती फिरती राक्षसी थी जिसका मुकाबला अब नरगिस को करना था। यहाँ नरगिस ने सबसे पहले अपने फैमिली वालों को प्रोटेक्ट कर लिया ताकि आगे उन पर कोई आंच ना आए, खुद की शरीर को बंधवा लिया और उस शहर से बहुत दूर हो गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर जोश जोश में वो उस एकायन का मुकाबला करने चली ना, वो कभी नहीं कर पाएगी। जितना नरगिस ने हमें बताया, हम लोग आपको बताते हैं कि वो एकायन दिखती कैसी है। वो एकायन की हाइट काफी ज्यादा लंबी थी, लाइक 6 फीट की औरत थी। वो बहुत पतली सी थी और उसका जो फिजिक था ना, बहुत कैसे बोले, कंकाल की तरह था, बहुत स्किनी था और उसका जो कलर था ना वो बहुत ही ज्यादा डल था। साथ ही साथ उसका जो चेहरा था पूरा उड़ा हुआ लगता था। लेकिन हाँ, एक चीज आप लोगों को हम लोग बताते हैं, नरगिस ने हमें ये बताया कि जब उसके मामा मामी की शादी हुई थी ना, जैसी वो एकायन तब दिखा करती थी अपनी बेटी की शादी में, आज भी वो एकायन बिल्कुल वैसी ही दिखती है। क्योंकि एकायनों का क्या होता है ना, वो जैसे जैसे दूसरे लोगों की जान लेती है ना, उनकी जान खुद में डाल करके अपनी जवानी को बढ़ाती है, मेंटेन करती है और खूबसूरती को बनाए रखती है। उसके बाल भी काफी लंबे लंबे थे, लेकिन हाँ, उसके बाल पूरे काले नहीं थे, कुछ कुछ बाल तो सफेद हो भी गए थे। यहाँ पर नरगिस तो उन लोगों से बिल्कुल दूर हो गई थी, लेकिन हाँ, इसी बीच नरगिस को एक खबर आती है। अब ये खबर बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है ना कि हर पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता है और भर करके फूटता भी है। उस एकायन के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हुआ था। एकायन के जो पति थे, मतलब कि नरगिस की मामी के जो पापा थे, उन्हें नहीं पता था कि उनकी बीवी डायन है और एक बार किसी रीजन से उन्हें पता चल जाता है और जैसे ही उन्हें पता चलता है ना, वो एकायन अपने पति को छत से धक्का दे देती है। लाइक सीरियसली, एक औरत के लिए उसका पति सबसे ज्यादा प्रीशियस है। उस डायन ने अपने पति को भी खा लिया। कुछ लोगों का ये भी कहना है ना कि अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने अपने पति की बलि दी। अच्छा, हमने आपको बताया था ना कि उस एकायन के 2 बेटे थे। दोनों बेटे पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहते थे, बस छुट्टियों में ही आते थे घर पे रहने के लिए और उन्हें अपनी माँ की करतूतों के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि कौन सा बेटा पूजा रूम में घुस करके देखता है कि उसकी माँ कैसा पूजा कर रही है, क्या क्या रख रही है। लेकिन अब बड़े बेटे की शादी की उम्र हो चुकी थी एंड जब बहू घर पे आती है, 24 घंटे उस एकायन के साथ रहती है, तब उसकी बहू को ना बहुत सारी चीजें थी जो कि बहुत वियर्ड लग रही थी। पूजा रूम में कंकाल कौन रखता है यार? काला कपड़ा पूजा रूम में कौन रखता है? अपने देवी देवता को काले कपड़े से कौन ढकता है? साथ ही साथ कटोरी में खून कौन रखता है? मुर्गे का, बकरी का। लाइक सीरियसली, बहू का शक बहुत ही ज्यादा गहरा हो गया था। इसीलिए एक रात उसने अपनी सास का पीछा किया बहुत ही चौकन्ना होकर के एंड उसने क्या नोटिस किया कि उसकी सास नंगे कब्रिस्तान में जाती है और 4-4 घंटे कब्रिस्तान में बिताया करती थी। और उसकी सास अकेले नहीं जाती थी, बल्कि नरगिस की मामी के साथ जाती थी। मतलब नरगिस की मामी भी यहाँ डायन बनने के प्रोसेस में थी। यहाँ पर उसकी बहू ने उसे कुछ नहीं कहा, सब कुछ जाकर के उसके बेटे को, मतलब कि अपने पति को बताया और अगले दिन अपने पति को भी दिखाती है कि देखो तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है। जैसे उसके बेटे ने ये सारी चीजें देखी ना, वो उसी वक्त कब्रिस्तान के पास आधी रात में अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और घर लाता है और इतना पीटता है ना, इतना पीटता है। और उसने ये भी कहा कि तुम ही थी ना जिसने मेरे पापा की जान ली है। और उसके बाद वो अपनी माँ से सारे रिश्ते नाते तोड़ करके अलग हो जाता है, अपने छोटे भाई को भी अपने साथ रख लेता है और दूसरे शहर में जाकर के बस जाता है। इनफैक्ट उसने ये भी कहा था कि अगर मुझे, मेरी बीवी को या मेरे भाई को कुछ भी होगा ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मे बी डायना को अपने बेटे से बहुत प्यार होता होगा, अभी तक तो उसने अपने बेटे को हार्म नहीं किया है एंड आज के टाइम पे ना वो एकायन अकेले रहती है। हाँ, नरगिस की मामी है उसे सहारा देने के लिए, लेकिन फिर भी यार ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। बाबा जी ने यहाँ नरगिस को कहा कि बेटा, अनजाने में ही सही, तुमने जो एकायन का बाल लाया है ना,
वो तुमने सबसे अच्छा काम किया है। क्योंकि कहा जाता है कि जो भी डायने या फिर एकायने होती है ना, उनकी जान उनके बालों में ही होती है। वो अपने बालों को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी होती है और उनकी कमजोरी भी उनके बालों में होती है। तो हम ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकेंगे एकायन से बदला लेने के लिए, लेकिन तुम्हारे घर में और तुम्हारे परिवार के ऊपर जो भी काला जादू और ब्लैक मैजिक किया हुआ है ना, उसको तो हम तोड़ देंगे और उसको हम काट देंगे और इसी बाल से तुम्हारे हर एक परिवार के सदस्य के लिए ताबीज बना देंगे और उसके अंदर इस बाल का छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे, जिस कारण से जो एकायन है ना, तुम्हारे परिवार में से किसी को भी हार्म नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर वो चाहेगी ना तुम में से किसी को भी हार्म करने के लिए, तो वो इनडायरेक्टली खुद को हार्म करेगी। तो यहाँ पर ये चीज सुन के नरगिस को सांस में सांस आती है कि उसने बहुत अच्छा जो भी चुराया लेकिन सही किया। यहाँ पर अगर वो एकायन उन लोगों पर हमला करती ना, तो सिंस कि उसका बाल उन लोगों के शरीर से अटैच था, वो सेम जो हमला था, जो भी दुष्प्रभाव था, उस एकायन पर भी पड़ता और वो भी शायद मर सकती थी। यहाँ पर नरगिस ने उस एकायन को खत्म तो नहीं किया, लेकिन खुद के परिवार को उस एकायन की शक्तियों से हमेशा के लिए बचा करके रख लिया है। और आज के टाइम पे वो जो नरगिस है एंड उस एकायन का जो परिवार, जो उसके बेटे बहू है ना, वो लोग काफी अच्छे टर्म में है। नरगिस ने तो उन लोगों के लिए भी उस एकायन के बाल की ताबीज बनवा करके दे दिया है। यू नेवर नो, एकायन का कोई जात धर्म नहीं होता है, उनके लिए कुछ बड़ा नहीं होता है अपनी शक्तियों के लिए। और इसीलिए आज के टाइम पे नरगिस भी सेफ है और वो जो एकायन का बेटा बहू है, वो सारे लोग सेफ है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही थी। कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। पहले पार्ट में तो दीदी एकदम आई थिंक 10% लोगों ने बस गेस किया था कि हो ना हो कल्प्रिट तो मामी की माँ ही हो सकती है। और अगर आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।